नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। साथियों, पिछले वीडियो में हमने क्रिया का अर्थ, क्रिया की परिभाषा और कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की चर्चा की थी। जैसा कि आपको कर्म के आधार पर बताया कि दो भेद होते हैं इसके, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक वो होती है जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं। और इसी के दो उपभेद थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। दो इसके उपभेद थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिस सकर्मक क्रिया के एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक कहते हैं, और जिसके क्रिया के दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसका दूसरा पार्ट था अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्म की बजाय सीधा कर्ता पे पड़े, अर्थात कर्म न हो या फिर कर्म की बजाय इसका प्रभाव ज़्यादा किस पर पड़े, कर्ता पे पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद की चर्चा करते हैं। तो रचना का मतलब होता है निर्माण या बनावट या निर्माण। क्रिया किस प्रकार से उसकी बनावट है, बनावट का मतलब उसका निर्माण विशेष हुआ है, उसके आधार पर पहला भेद इसका है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, पहला इसका भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, इसका प्रेरणा प्लस अर्थक, प्रेरणा प्लस अर्थक कहने का मतलब यहाँ प्रेरणा के द्वारा, किसी की प्रेरणा द्वारा कोई क्रिया होती है या किसी प्रेरणा द्वारा किसी से क्रिया करवाई जाती है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या होती है? जब कोई कर्ता किसी अन्य व्यक्ति विशेष से, अपनी प्रेरणा द्वारा क्रिया करवाता है, उससे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या है? जब कोई कर्ता किसी अन्य व्यक्ति विशेष से अपने प्रेरणा द्वारा क्रिया करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्ता स्वयं नहीं करेगा बल्कि किसी से करवाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम श्याम से पत्र लिखवाता है। यहाँ देखिए, राम खुद नहीं लिख रहा है बल्कि लिखने का कार्य कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। कौन कर रहा है? श्याम। राम क्या करेगा? श्याम को प्रेरित करेगा। राम श्याम को प्रेरित करेगा और श्याम क्या करेगा? ये लिखने का कार्य करेगा। तो यहाँ राम स्वयं, यानी राम जो करता है वो स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति विशेष से करवाता है। तो ये सबसे पहले क्या कहलाएगा? राम जो करता है वो कौन सा करता है? प्रेरक करता है। और ये श्याम क्या है? प्रेरणार्थी करता है, यानी प्रेरणा ग्रहण करने वाला। प्रेरक और प्रेरणार्थी दो इसके अंदर कर्ता हो जाएंगे। एक तो प्रेरक और एक प्रेरणार्थी, दो इसके अंदर कर्ता हो जाएंगे। तो यहाँ प्रेरक क्या करेगा? प्रेरणार्थी को प्रेरणा देगा और प्रेरणार्थी क्या करेगा? क्रिया करेगा। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब एक इसकी विशेषता क्या होती है? इसके क्रिया के अंत में वाता है, वती है, ऐसे लिखा होता है। वाता वती ऐसा लिखा होता है। तो वो अधिकतर क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अन्य जैसे वाया,
या वाई ऐसा भी लिखा होता है। अन एग्जाम्पल में देखिए, नरेश ने नाई से बाल कटवाए। नरेश ने नाई से बाल कटवाए। कटवाए, कटवाए एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है। लेकिन यहाँ नरेश खुद नहीं काट रहा है, बल्कि काटने का कार्य कौन कर रहा है? नाई कर रहा है। काटने का कार्य कौन कर रहा है? तो ये क्रिया कहलाएगी प्रेरणार्थ क्रिया। यहाँ देखिए, नरेश इसको प्रेरित करेगा और ये प्रेरककर्ता कहलाएगा और नाई प्रेरणार्थी कर्ता कहलाएगा और नाई के द्वारा क्रिया क्या कर रही है? बाल काटना क्रिया की जाएगी। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थी क्रिया। उसी प्रकार मोहन ने राज से गृह कार्य करेगा। मोहन खुद नहीं कर रहा है, लेकिन मोहन क्या करेगा? राज को प्रेरित करेगा, राज क्या गृह कार्य करेगा। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे? इसे करवाया क्रिया को क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। और दूसरी बात, सभी प्रेरणार्थक क्रिया, सभी प्रेरणार्थक क्रिया है वो सकर्मक होती है। जितने भी प्रेरणार्थक क्रिया होंगी वो सारी की सारी क्या होगी? कर्म के आधार पर देखी जाए तो सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर भाई? उसके बाद में दूसरा इसका भेद है संयुक्त क्रिया। कौन सा? संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब समूह होगा। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? समूह। तो समूह की बात करते हैं तो समूह में क्या होगा? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के समूह से बनी हो, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के समूह से बनी हो, या धातुओं के समूह, क्रिया या धातु, धातु भी कह सकते हैं अपने, क्रिया या धातुओं के समूह से बने हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कुछ क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक जो धातु या क्रिया है उनके समूह से बने हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मोहन जयपुर पहुंच गया होगा। मोहन जयपुर पहुंच गया होगा। यहाँ देखिए, मोहन जयपुर पहुंच गया होगा। यहाँ देखिए, पहुंचना, जाना और होना तीन क्रियाओं का समूह है। पहुंचना, जाना, होना तीन क्रियाओं का समूह है। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक क्रियाओं का समूह हो, और या फिर ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक धातुओं के समूह से निर्मित एक क्रिया विशेष होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से या फिर क्रियाओं के योग से बनी हुई उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पहुँचना, जाना और होना तीन क्रियाओं का समूह है। अब सबसे पहली क्रिया होती है वो हमेशा मुख्य क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? मुख्य क्रिया कहलाती है। उसके बाद की क्रिया होती है दोनों, उससे हम क्या कहते हैं? रंजक क्रिया। रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रंजक या सहायक क्रिया। देखिए, मुख्य क्रिया हमेशा कर्म या कर्ता के नज़दीक होती है। कर्म होगा या कोई कर्ता होगा उसके बिल्कुल पास में होगी। बाकी की क्रिया होती है वो रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया यदि नहीं होगी तो मुख्य क्रिया अपना अर्थ पूरा नहीं बतला पाएगी। जैसे मोहन जयपुर पहुंच गया होगा, या ऐसा नहीं लिखा है बाद में रंजक क्रिया, तो वो क्या है? मुख्य क्रिया अपना पूरा अर्थ नहीं बतलाएगी। संयुक्त क्रिया की ये विशेषता होती है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो, वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा। यहाँ देखिए, वह खाना, वह ही करता है, ये कर्म है, खा चुका होगा ये तीन क्रियाओं का समूह है। तीन क्रियाओं का समूह। इन तीन क्रियाओं के समूह का हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। पहली क्रिया कौन सी होगी? पहली क्रिया होगी मुख्य क्रिया, और ये दोनों क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया भी कह सकते हैं या फिर रंजक क्रिया भी कह सकते हैं। सहायक क्रिया भी कह सकते हैं या फिर रंजक क्रिया भी कह सकते हैं। क्लियर भाई? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का है। कमल दूध पी रहा होगा। यहाँ देखिए, पी रहा होगा, पीना, रहना और
होना तीन क्रियाओं का समूह है, तीन क्रियाओं का समूह है। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। समझ में आ गया कि पहली क्रिया क्या कहलाएगी, मुख्य क्रिया, बाकी जो होगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया कहलाएगी। क्लियर बा। उसके बाद में हमारा तीसरा इसका है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा एग्जाम, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा इसका पार्ट क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब कोई कर्ता एक कार्य जब कोई कर्ता एक कार्य समाप्त कर दूसरा कार्य आरंभ करता है, एक कार्य समाप्त कर दूसरा कार्य आरंभ करता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, जब कोई कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल, ध्यान रखना, उसी पल होगा, दूसरा कार्य आरंभ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सचिन क्रिकेट खेलकर आया है। यहाँ देखिए, सचिन क्रिकेट खेलकर आया, क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती है, लेकिन खेल कर आया है। पहले उसने खेल कर क्रिया है वो समाप्त की, खेलना क्रिया है वो समाप्त की, उसके बाद में आना क्रिया हुई, यानी उसी पल उसने एक क्रिया समाप्त की, समाप्त करके तुरंत बाद में आना क्रिया हुई। इस कारण से खेल कर क्रिया है वो कौन सी कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्व मतलब कुछ ही पल पहले समाप्त क्रिया कर दूसरी क्रिया उसी पल आरंभ कर दी जाती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के लिए, रवि दूध पीकर सो गया। यहाँ देखिए, सोना क्रिया किसके द्वारा हुई है, रवि की द्वारा। पीकर क्रिया भी किसके द्वारा, रवि के द्वारा। लेकिन पीना क्रिया है वो पहले समाप्त हुई है, उसके बाद में सोना क्रिया आरंभ हुई है। इस कारण पीकर ये क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसकी विशेषता क्या होती है कि क्रिया के साथ में कर या कर के लगा होता है। जिस क्रिया के साथ में कर या कर के लगा हो वो अधिकतर यानी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ में कर या कर के लगा होता है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्लियर हुआ ये। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। जब नाम धातु की बात हो तो सामने आपके एक क्वेश्चन उठता है। क्या उठता है, नाम एक संज्ञा है, संज्ञा विशेष है, उसी का नाम संज्ञा के स्थान पर काम आता है वो क्या होता है, सर्वनाम। और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों शब्दों के साथ किसी के साथ में यदि को प्रत्यय आदि लगा करके क्रिया बनाई जाती है। नाम क्या है, संज्ञा है, नाम संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला क्या होता है, सर्वनाम होता है। और इनकी दोनों की विशेषता बतलाने वाला क्या होता है, विशेषण होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ में प्रत्यय आदि लगा करके क्रिया बनाई जाती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय आदि लगाकर किसी क्रिया का निर्माण किया जाता है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु, नाम का अर्थ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, ये तीन शब्द हैं, उनके साथ में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए वह, उसे, अपनाना चाहता है। वह उसे अपनाना चाहता है। अपनाना चाहता है, अपना शब्द सर्वनाम शब्द था। अब अपनाना शब्द का क्या बन गया? यहाँ क्रिया बन गई। अपनाना शब्द है, वहाँ अब क्या बन गई? क्रिया बन गई। अपना शब्द सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ अपनाना शब्द अब क्या बन जाएगा? यहाँ क्रिया बन जाएगी। तो यहाँ अपना शब्द के साथ में प्रत्यय लगाया और प्रत्यय लगाकर क्रिया बना दी गई, इसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ, सेठ ने मकान हथियाया। सेठ ने मकान हथियाया। हाथ से शब्द क्या बनाया? हथियाया। हाथ से शब्द क्या बना? तो यहाँ हाथ शब्द से हथियाया शब्द बना, तो हथियाया शब्द क्रिया बन गई। अब क्रिया बनते ही क्या बना? ये कौन सी क्रिया कहलाए? नाम धातु क्रिया कहलाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, पिता पुत्र को धिक्कारता है। पिता पुत्र को धिक्कारता है। धिक्कार शब्द है, उससे क्या बना? धिक्कारता है। धिक्कार शब्द था, अब इससे क्या बने? क्रिया, धिक्कारता क्रिया बन गई। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में हमने चर्चा तो कर ली संयुक्त क्रिया के साथ में, लेकिन फिर भी इसकी अलग से चर्चा कर लेते हैं। जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में, अर्थ को पूरा करने में पूरा करने में सहायता करने वाला शब्द, सहायता करने वाले या वाला शब्द सहायक क्रिया कहलाता है। मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायता करने वाला शब्द सहायक क्रिया कहलाता है। मुख्य क्रिया तो है ही, अपना अर्थ बतलाती है, लेकिन उसके अर्थ को पूरा करने वाला होता है, वो सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं गया हुआ था। मैं गया हुआ था। यहाँ देखिए, जाना क्रिया मुख्य है, लेकिन इससे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहेंगे। हुआ था, यदि मैं गया हुआ था इसकी सहायता नहीं लेंगे तो इस वाक्यांश का अर्थ पूरा नहीं निकलेगा। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। उसी प्रकार लिखा हो, सुरेश सुन रहा था। सुरेश सुन रहा था। सुनना क्रिया, लेकिन रहा था ये क्या करेगी? इसकी सहायता प्रदान करेगी।
इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नया कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।